जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा JDBC। तो इस वीडियो में हम आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक बहुत ही बढ़िया से प्रैक्टिकल के साथ JDBC कंप्लीट करके बताएंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं कि आप JDBC सीख जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा हाउ टू परफॉर्म JDBC। फुल एक्सप्लेनेशन मतलब सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं JDBC का मतलब क्या होता है। JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आप जावा एप्लीकेशन के थ्रू डेटाबेस से कनेक्ट हो जा रहे हैं तो उसी को हम बोलते हैं JDBC, ठीक है। और पूरा नाम होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। It is a API that is used to connect and execute the queries with the respective database। आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जावा API के थ्रू। जावा API मतलब ये JDBC के थ्रू। JDBC एक API होता है जावा का, जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ ना सिर्फ कनेक्ट होते हैं बल्कि क्वेरी भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं डेटाबेस के साथ जो हमें करना होता है। और अगर आप डेटाबेस को बिना टच किए हुए डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर पा रहे, रिकॉर्ड इंसर्ट कर पा रहे, डिलीट कर पा रहे, अपडेट कर पा रहे या फिर सेलेक्ट कर पा रहे, तो वही कहलाता है JDBC। लेकिन ये काम आप जावा के थ्रू कर रहे तब। एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे देखिए मैंने फिगर बनाया है। ये हो गया हमारा जावा एप्लीकेशन जिसमें जावा का एक क्लास है और ये मेन मेथड है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, मेन मेथड के अंदर यहाँ पे हमारा सारा कोडिंग होगा। अगर इसी कोड के थ्रू हम इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है, और इसमें टेबल क्रिएट कर पा रहे हैं, इंसर्ट कर पा रहे हैं, डिलीट कर पा रहे हैं, तो यही कहलाता है JDBC। और ये सारा काम हम जावा एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो आप किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओरेकल डेटाबेस के साथ JDBC कैसे परफॉर्म करते हैं आपको वो बताऊँगा। आप चाहें तो MySQL के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन JDBC परफॉर्म करने से पहले आपको याद क्या रखना है, आपको कुछ रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी अपने सिस्टम में। वो क्या है, सबसे पहले आपके सिस्टम में JDK इंस्टॉल्ड होना चाहिए, Eclipse IDE होना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं होता है, आप चाहें तो नोटपैड में भी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको यही बोलेंगे कि अगर आप जावा प्रोग्रामर हैं तो Eclipse IDE भी ज़रूर रखें, ठीक है। कोडिंग करने में दिक्कत नहीं होता है। थर्ड जो कि कंपलसरी चीज़ है, ओरेकल डेटाबेस आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे सिस्टम में ओरेकल 11G इंस्टॉल्ड है। आप चाहें तो कोई और वर्जन भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ नंबर पे क्या है, लास्ट वन है जार फाइल। आपको जार फाइल अपने सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा Eclipse IDE के साथ, अगर आप JDBC परफॉर्म कर रहे हैं तब। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है इसका सेपरेट वीडियो बना दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। अभी Eclipse IDE ओपन करके ये जार फाइल को कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, चलिए हम प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। प्रैक्टिकल सेशन के लिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि आपने भी Eclipse IDE को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करते हैं ये वीडियो देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में है। इंस्टॉल हो जाने के बाद Eclipse IDE आपको इस पर डबल क्लिक करके इसको ओपन करना है। पहली बार जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे लॉन्च पे क्लिक कर देना। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद Eclipse IDE का होम पेज आपके सामने इस तरह से खुल जाएगा। तो आपको एकदम स्टार्टिंग में करना क्या है, आपको ऊपर फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। फाइल वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप न्यू पे जाएंगे। न्यू पे आने के बाद आपको नीचे अदर वाले ऑप्शन पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे जावा प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है। जावा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने प्रोजेक्ट का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हम प्रोजेक्ट का नेम दे देते हैं JDBC, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखो हमारा JDBC प्रोजेक्ट का SRC फोल्डर बन चुका है। अभी हम क्या करेंगे, फिनिश कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम डोंट क्रिएट, मॉड्यूल क्रिएट नहीं करेंगे और इसको भी हम नो कर देंगे। तो देखो हमारा प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में JDBC प्रोजेक्ट आ चुका है। अगर इसको हम एक्सपेंड करें यहाँ पे तो देखो SRC फोल्डर आपको दिखता होगा। आपको करना क्या है, अभी स्टार्टिंग में SRC फोल्डर में ही आपको राइट क्लिक करना है। SRC फोल्डर में राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास को सिलेक्ट करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको क्लास का नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो क्लास का नेम हम रख देते हैं यहाँ पे JDBC कनेक्शन, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, डेटाबेस से कनेक्ट होंगे और हमें मेन मेथड चाहिए होगा अपने प्रोग्राम में। तो हम इसको भी यहाँ पे चेक कर देंगे। और हमारा जो पैकेज है ना वो डिफ़ॉल्ट रहेगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम, यहाँ पे शायद हमने क्लास का नेम कुछ ज़्यादा ही ले लिया, इसीलिए हमारा फिनिश बटन इनेबल नहीं हो रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा JDBC कनेक्ट नेम रहेगा क्लास का JDBC कनेक्ट।
अभी फिनिश करते हैं। जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक करा, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा JDBC कनेक्ट नाम का क्लास बन चुका है, मेन मेथड भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग करेंगे। तो डेटाबेस से कनेक्ट कैसे होते हैं वो कोड हमें लिखना है। अभी स्टेप 1 में हम देखेंगे कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं जावा एप्लीकेशन को। तो उसके लिए हम जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जिसका नाम है क्लास, ठीक है। इस क्लास के थ्रू हम क्या करेंगे, ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे सबसे पहले अपने जावा एप्लीकेशन में। तो इस क्लास के पास एक मेथड होता है फॉर नेम नाम का, जो कि स्टैटिक मेथड है इसी क्लास का। इसमें हम डबल कोट्स के अंदर ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे। जैसे ही हम ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे उसके बाद हमें अपना लोकल होस्ट का एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्या होगा, डेटाबेस से हम कनेक्ट हो जाएंगे। तो एड्रेस लोड करने के लिए हम कनेक्शन इंटरफेस भी यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जिसमें हम लोकल होस्ट वगैरह सारी चीज़ें लिखेंगे। तो चलिए इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं और डेटाबेस से कनेक्ट होके एक टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने आपको नोट्स में ही बोला था क्लास होता है, जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास होता है जिसका नाम ही है क्लास। उसके पास एक प्री डिफाइंड स्टैटिक मेथड है फॉर नेम, जिसके थ्रू हम ड्राइवर क्लास को लोड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, याद रखना C कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद फॉर नेम हमारे मेथड का नेम होगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना ओरेकल का जो ड्राइवर क्लास है उसको लोड करेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे ओरेकल, फिर हम देंगे डॉट JDBC, एक एक चीज़ हम समझाएंगे। फिर हम देंगे डॉट ड्राइवर, फिर हमको क्या देना है डॉट, और यहाँ पे फाइनली अब लिखना है ओरेकल ड्राइवर। तो लास्ट में ओरेकल का O और ड्राइवर का D कैपिटल होना चाहिए। तो ये हमने ओरेकल डेटाबेस का ड्राइवर क्लास लोड कर दिया है यहाँ पे। अब हमें करना क्या है, अब हमें सिंपल सा काम करना। तो ये जो कोड हम लिख रहे हैं ना, ये बहुत ही रिस्की कोड है, इसमें एक्सेप्शन आ सकता है बाद में। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस रिस्की कोड को ट्राई कैच के प्रोटेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक बना देते हैं और ट्राई कैच के प्रोटेक्शन में हमारा कोड रहेगा। तो अगर कोई एक्सेप्शन भी आता है तो प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर इसको हम लिखेंगे। ड्राइवर क्लास लोड करने के बाद हमारा अगला स्टेटमेंट होगा कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है। कनेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम कनेक्शन इंटरफेस यूज़ करेंगे। C कैपिटल है, ठीक है, और यहाँ पे उसका एक वेरिएबल ले लेंगे। अब हमें लिखना क्या है यहाँ पे, अब हमें लिखना है ड्राइवर मैनेजर। ड्राइवर मैनेजर ये क्या है, ये एक क्लास है। ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जिसके पास एक मेथड है गेट कनेक्शन नाम का। अब इस गेट कनेक्शन मेथड में हम क्या करेंगे, पाथ प्रोवाइड करेंगे ताकि हम JDBC से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके। सबसे पहले हम लिखेंगे JDBC, उसके बाद कोलन देंगे, यहाँ पे हम कोलन देंगे, ठीक है। फिर हम लिखेंगे ओरेकल, फिर कोलन। उसके बाद हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है थीन। एक एक चीज़ समझाएंगे, ये थीन क्या है पहले हम लिख लेते हैं, @ उसके बाद लोकल होस्ट लिखेंगे क्योंकि इसी सिस्टम में हम JDBC परफॉर्म कर रहे हैं जिसमें हम कोडिंग कर रहे हैं, इसी के डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे। लोकल होस्ट, उसके बाद 1521 ये हमारा पोर्ट नंबर हुआ, और XE ये ओरेकल का हमारा सर्विस हुआ, ठीक है। अब हमें क्या करना, अपने डेटाबेस में ना यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। हर डेटाबेस में यूज़र नेम और पासवर्ड होता है जो हमें अब यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपना डेटाबेस अब ओपन करते हैं, ठीक है। डेटाबेस ओपन करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे रन SQL कमांड लाइन, ठीक है। इसको ओपन करेंगे। ओपन हो जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्ट। यूज़र का नेम है हमारा सिस्टम और पासवर्ड हमारा है 273113। तो देखो डेटाबेस से हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो सेम यही यूज़र नेम सिस्टम अभी हम जावा एप्लीकेशन को प्रोवाइड करेंगे और पासवर्ड जो हमने इंसर्ट किया वो भी देंगे। तो यहाँ पे यूज़र नेम हम लिख देंगे सिस्टम और पासवर्ड था हमारा 273113। पासवर्ड दिखाई नहीं देता है जब हम प्रोवाइड करते हैं तब। तो यहाँ पे कनेक्शन इंटरफेस एक पैकेज के अंदर है, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन वाले के ऊपर माउस का कर्सर ले जाओ और यहाँ पे इंपोर्ट कनेक्शन java.sql पे क्लिक कर दो। देखो पैकेज अपने आप इंपोर्ट हो गया, करना नहीं पड़ा। यही एडवांटेज होता है जिसकी वजह से मैं इक्लिप्स IDE में JDBC आपको बता रहा हूँ। तो JDBC हमारा हो गया जावा API, ठीक है, स्टार्टिंग में ये, और ये हो गया हमारा डेटाबेस। थीन हो गया हमारा ड्राइवर, ठीक है, ये एक ड्राइवर क्लास है। लोकल होस्ट हम इसी सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं। 1521 हमारा पोर्ट नंबर, XE हमारा ओरेकल का सर्विस है।
ये सिस्टम हमारा यूज़र नेम है, ओरेकल डेटाबेस में यूज़र नेम सिस्टम है अपना, और ये हमारा डेटाबेस का पासवर्ड है। ठीक है, इतना समझ लेने के बाद आपको अब करना क्या है, आपको अब अगले स्टेप में जाना है। अगले स्टेप में मतलब टेबल क्रिएट करने का क्वेरी कैसे फायर करेंगे हम। तो चलिए अब हम अपने अगले स्टेप में मूव करते हैं। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या देखेंगे, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, जावा एपीआई के थ्रू। तो सबसे पहले स्टेटमेंट इंटरफेस हम यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, और स्टेटमेंट इंटरफेस के पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटाबेस का क्वेरी फायर करेंगे। तो यहाँ पे वो क्वेरी हम फायर करेंगे जिससे टेबल क्रिएट होता है। तो चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कैसे इस काम को करना है। अब फिर हम अपने कोडिंग सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि हम स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पे स्टेटमेंट, उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं रेफरेंस SMT। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जो कनेक्शन क्रिएट किया था कनेक्शन इंटरफेस की मदद से, इसका यूज़ करेंगे। कौन वेरिएबल का, रेफरेंस वेरिएबल का कौन डॉट, यहाँ पे अपने पास एक मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, उसी मेथड को अभी यहाँ पे कॉल करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट। इस मेथड का काम क्या होगा, इसी के थ्रू हम क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट इंटरफेस का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करके java.sql। ठीक है, पैकेज इंपोर्ट हो गया। क्रिएट स्टेटमेंट की मदद से हम ये बोलना चाहते हैं कि अब हम ओरेकल डेटाबेस के साथ एक स्टेटमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं अगली लाइन में। तो हम लिखेंगे SMT स्टेटमेंट इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल डॉट, यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट एक मेथड होता है, एग्जीक्यूट अपडेट। ठीक है, आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे सजेशन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम ओरेकल डेटाबेस पे टेबल क्रिएट करने के लिए जो क्वेरी लिखते हैं वो लिखेंगे। हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हम रख देते हैं EMP। उसके बाद अभी टेबल का कॉलम हमें बनाना पड़ेगा। सबसे पहला कॉलम हम बना देते हैं ENO। ठीक है, एम्प्लॉय नंबर, तो इसका टाइप रहेगा नंबर। उसके बाद हम बना देते हैं एम्प्लॉय का नेम के लिए एक कॉलम, इसका टाइप रहेगा varchar, क्योंकि इसमें स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रहेगा। 20 कैरेक्टर लॉन्ग नेम रहेगा, उससे ज़्यादा किसी का होता नहीं है। उसके बाद एक और कॉलम बना देते हैं एम्प्लॉय का सैलरी, इसका टाइप भी रहेगा नंबर। 3 कॉलम हमने अपने डेटाबेस के लिए बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना अगला स्टेटमेंट रेडी करेंगे। इतना करने के बाद हमें पता तो चलना चाहिए टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं। हमें जावा एप्लीकेशन में ही पता चल जाना चाहिए यहीं पे कि टेबल क्रिएट हो चुका है कि नहीं, डेटाबेस में देखने से पहले। तो उसके लिए यहाँ पे हम जावा के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देंगे, system.out.print, और यहाँ पे लिख देंगे टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैसेज आप दे भी सकते नहीं भी दे सकते, ये आपके ऊपर है। ठीक है, ये मैसेज हमने दे दिया, अभी 3 डॉट दे देते हैं। अब अगर मान लो ये ऑपरेशन परफॉर्म करते वक्त कुछ भी एक्सेप्शन आता है प्रोग्राम में, तो उसको हम हैंडल करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो और एक्सेप्शन क्यों आया है हमें पता चले। तो यहाँ पे system.out.print और ई को प्रिंट कर देंगे। ई को प्रिंट करने से एग्जैक्ट एक्सेप्शन का रीज़न में पता चलेगा। तो हमने जो कनेक्शन यहाँ पे ओपन किया है उसको क्लोज़ करना नहीं भूलेंगे, क्लोज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड होता है। अब प्रोग्राम को रन करने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। छोटा सा काम क्या करेंगे आप, जैसे ये हमारा प्रोजेक्ट क्या है, ये हमारा प्रोजेक्ट है JDBC। ठीक है, तो हम अपने JDBC प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद बिल्ड पाथ करेंगे, उसके बाद कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जावा बिल्ड पाथ सेलेक्टेड है तो उसी को सेलेक्टेड रहने देंगे। तो यहाँ पे क्लास पाथ, आप लाइब्रेरीज़ में आएंगे, उसके बाद क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार्स आप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो हमने जार फाइल ऐड करके रखा हुआ है, पर मान लो अभी हम क्या कर रहे, इस जार फाइल को यहाँ से रिमूव कर दे रहे। ठीक है, तो हम क्लास पाथ पे क्लिक करेंगे, ऐड एक्सटर्नल जार फाइल। जार फाइल हम इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम जो ड्राइवर क्लास लोड कर रहे हैं इसी जार फाइल में है। ठीक है, तो दिस PC में चलते हैं, मेरे C ड्राइव में ओरेकल इंस्टॉल्ड है, तो ओरेकल XE पे हम क्लिक करेंगे, आपका भी C ड्राइव में ही होगा। ऐप्स में जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे डॉट जार। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करेंगे
आपको OJDBC 5, 6 मिल जाएगा। तो हम 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, क्लिक कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे देखो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद अप्लाई एंड क्लोज करेंगे। तो इससे यहाँ पे आप देख पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में हमारा रेफरेंस लाइब्रेरीज में आप देखेंगे OJDBC जार फाइल एडेड है। इसका मतलब ये जो ड्राइवर क्लासेस लोड कर रहे हैं, अगर जार फाइल ऐड नहीं करेंगे तो हम काम नहीं कर पाएंगे। प्रोग्राम हमारा रेडी है, इसको प्रोग्राम को करते हैं सेव। और सबसे पहले आपको डेटाबेस में दिखाते हैं एम्प्लॉय नाम का टेबल है कि नहीं, DESC EMP। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉय नाम का कोई भी टेबल अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डेटाबेस में। अब प्रोग्राम को हम करने जा रहे हैं रन। तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। तो यहाँ पे देखो मैसेज आ चुका है, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब EMP टेबल क्रिएट हो चुका है। डेटाबेस में चलते हैं, सेम क्वेरी फायर करते हैं। तो देखो अभी EMP टेबल हमारा क्रिएट हो चुका है। उसमें हमारा 3 कॉलम है, ENO, ENAME और eSalary, और उनका डेटा टाइप भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमने क्या किया है, डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया है और एक EMP नाम का टेबल भी हम अपने डेटाबेस में क्रिएट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप की ओर। स्टेप नंबर 3, टेबल क्रिएट हो जाने के बाद उसमें रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करेंगे, अब हम आपको वो बताते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज़ करेंगे। इसके पास एक मेथड होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस का क्वेरी पास कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। जितना भी क्वेरी हम पास करेंगे डेटाबेस का, वो किसी न किसी मेथड के थ्रू ही हम पास करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने टेबल क्रिएट करते समय एग्जीक्यूट अपडेट मेथड से क्वेरी पास किया था, लेकिन अब रिकॉर्ड इंसर्ट करते समय हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट मेथड के थ्रू क्या करेंगे, क्वेरी पास करेंगे। तो हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा टेबल में। तो चलिए इस काम को प्रैक्टिकली कैसे करेंगे वो देखते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग जावा फाइल बनाएंगे। तो अपने JDBC के SRC फोल्डर में ही हम राइट क्लिक करेंगे, फिर से न्यू में जाएंगे और एक नया क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास का नाम हम रखेंगे अभी JDBC_insert, ये हमारा क्लास का नाम है। मेन मेथड यहाँ पे भी चाहिए होगा हम लोग को, तो यहाँ पे भी मेन मेथड को चेक कर देंगे और ये भी डिफ़ॉल्ट पैकेज में ही जाएगा अपना फिनिश। तो जैसा हमने connect.java का कोड लिखा अलग फाइल बना के, वैसे ही अब हम एक अलग फाइल बना लिए इंसर्ट के लिए। ठीक है, और यहाँ पे रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल में वो कोड लिखेंगे हम। तो कुछ चीज़ें कॉमन होता है, ठीक है, हर एक में आपको ड्राइवर क्लास लोड करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉपी कर सकते हैं, ट्राई ब्लॉक का ये इतना चीज़। ठीक है, ये कॉमन है तो कॉपी कर लेंगे और अपने इंसर्ट वाले चीज़ में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इतना काम करने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ट्राई की बॉडी बंद करनी है, कैच ब्लॉक भी बना लेना है और एक्सेप्शन के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन सुपर क्लास यूज़ कर लेंगे एक्सेप्शन को रोकने के लिए। अब यहाँ पे हम रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करेंगे। आप चाहें तो स्टेटमेंट इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। जैसा कि हमने यहाँ पे देखो connect.java में स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ किया था, तो आप इसके थ्रू भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करेंगे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए। उसका एडवांटेज क्या है हम आपको बता देंगे अभी, लेकिन पहले लिख लेते हैं। हमें लिखना पड़ेगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद इसका एक वेरिएबल ले लेंगे। तो इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करके हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया क्या, प्रीपेयर्ड, यहाँ पे P कैपिटल नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी इसका पैकेज हम इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। यहाँ पे सिंपल सा एडवांटेज क्या मिलेगा आपको, सीधा कनेक्शन ऑब्जेक्ट यूज़ करो कनेक्शन इंटरफेस का, और प्रिपेयर स्टेटमेंट इसका एक प्री डिफाइंड मेथड होता है। और इसमें आपको अपना ओरेकल का जो इंसर्शन वाला क्वेरी होता है ना, वो फायर कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम है हमारे EMP। ठीक है, यहाँ पे देख लो डेटाबेस में भी EMP है और यहाँ कनेक्शन के टाइम में भी हमने EMP ही लिया था। तो टेबल का नाम EMP है, तो इंसर्ट इनटू EMP। उसके बाद हम लिखते हैं ओरेकल डेटाबेस के लिए वैल्यूज़ और कितना कॉलम है हमारे टेबल में। हमारे टेबल में कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, ENO, ENAME, eSal। तो तीनों कॉलम को हमें यहाँ पे मेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुट कर देंगे।
ये एडवांटेज होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज़ करने का, ठीक है। 3 क्वेश्चन मार्क मतलब 3 कॉलम का वैल्यू ये लेगा। अब हम वेरिएबल से वैल्यू इनपुट कराएंगे अपने टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए हम बफर रीडर एक क्लास यूज़ करेंगे, बफर्ड रीडर। ये हमने आपको कोर जावा में पढ़ाया है, ये क्या होता है क्लास। अगर आपने कोर जावा नहीं पढ़ा है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन जेडीबीसी आप परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब हम मान के चल रहे हैं कि आपने कोर जावा पढ़ा है। बफर रीडर। उसके बाद यहाँ पे आपको इसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू, एक और क्लास यूज़ करेंगे, उसका नाम है इनपुट स्ट्रीम रीडर। इनपुट स्ट्रीम रीडर। इसे हम क्या करेंगे, रन टाइम में वैल्यू इनपुट लेंगे यूज़र से वेरिएबल में, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट इन, ठीक है। तो बफर रीडर का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं क्लिक करके यहाँ पे, और इनपुट स्ट्रीम रीडर का भी हम पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जो भी एरर था वो रिमूव हो चुका है। अब हम सिंपल सा एक वाइल लूप यूज़ करेंगे कोडिंग में। वाइल लूप यूज़ करने का मतलब क्या कि हम यूज़र जितना चाहे उतना रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकता है अपने टेबल में, इसीलिए इसका कंडीशन हम स्टार्टिंग में ही ट्रू रखेंगे, ठीक है। जब यूज़र चाहेगा कि अब नहीं करना है मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट, तभी जाके रिकॉर्ड इंसर्ट होना बंद होगा। तो यहाँ पे हम एक मैसेज पास करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम देना चाहेंगे एंटर EMP ID, एम्प्लॉय का ID इंसर्ट करो, आपको बोलेगा एंटर करने, ठीक है। उसके बाद तो एम्प्लॉय का ID का टाइप क्या है, ID का टाइप है देखो एम्प्लॉय नंबर, मतलब वही उसका टाइप है नंबर। तो यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल हम यूज़ करेंगे, इंट एम्प्लॉय नंबर है ना, ENO वेरिएबल का नाम रख ले रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। इंटीजर डॉट यहाँ पे हम लिखेंगे पारसेंट। उसके बाद br डॉट रीड लाइन। तो ये हम क्यों लिखे हम आपको समझा देते हैं। देखो हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे बफर रीडर क्लास के थ्रू करेंगे, इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करने के लिए हमें अलाउ करता है। तो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू यहाँ से हम इनपुट लेंगे उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके ENO वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय का नेम इनपुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सेकेंड जो कॉलम है उसमें एम्प्लॉय का नेम हमें देना है। देखो यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम सेकंड कॉलम, तो एम्प्लॉय एंटर एम्प्लॉय नेम, यहाँ पे मैसेज को चेंज कर दो। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है, आपको एक भी डाउट नहीं होगा समझने के लिए। जेडीबीसी बहुत आसान चीज़ है ये। तो एम्प्लॉय का नेम स्ट्रिंग वैल्यू ही है, कुछ कन्वर्ट करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट br डॉट रीड लाइन अगर हम लिखते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन इसका टाइप रहेगा स्ट्रिंग, ठीक है। तो अभी देखो ये अपना काम हो रहा है यहाँ पे। अभी एक और वैल्यू हमें इनपुट करनी है, एम्प्लॉय का सैलरी। यहाँ पे देखो एक कॉलम है सैलरी, इसका टाइप है नंबर। तो क्या करेंगे हम, एम्प्लॉय एंटर एम्प्लॉय सैलरी। आप चाहें तो जावा एप्लीकेशन में सैलरी का टाइप डबल भी रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आप फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल डॉट पार्स डबल, ये मेथड होता है डबल वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए। तो br डॉट कैप्स लॉक मेरा क्लिक हो गया है, तो br डॉट रीड लाइन। तो यहाँ से जो भी वैल्यू इनपुट होगा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे किस में, डबल में। डबल में कन्वर्ट होने के बाद सैलरी वेरिएबल में वो वैल्यू चला गया है। अब हम क्या करेंगे, तीनों वैल्यू को तीनों कॉलम में फिट भी तो करना है। तो कौन सा कॉलम पहले है, कौन सा कॉलम बीच में है, कौन सा कॉलम लास्ट में है, जावा एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा, क्योंकि जावा को नहीं पता ओरेकल डेटाबेस में कौन सा टेबल किस नंबर पे है। तो यहाँ पे हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ये ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे जावा को ये बताने के लिए। PSMT डॉट एक मेथड होता है सेट इंट, ठीक है, इंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, पोजीशन बताएंगे 1। उसके बाद ये हमारा ENO मतलब जो भी एम्प्लॉय का ID इनपुट होगा वो कॉलम 1 में जाएगा, ठीक है। फिर एक और SMT डॉट सेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू के लिए इसका ये सेकंड नंबर का कॉलम है अपना, तो सेकंड रहेगा ENAME, ठीक है। उसके बाद PSMT डॉट सेट डबल। तो यहाँ पे डबल के लिए सेट डबल, हमने कुछ मिस्टेक किया क्या,
अच्छा पी कैपिटल हमने लिख दिया। सेट डबल यहाँ पे हम लिखेंगे, मेथड होता है इसके लिए भी। इसका पोजीशन है 3 और 3 में जाएगा अपना सैलरी, क्योंकि सेल जो हमारा कॉलम है डेटाबेस में वो सबसे लास्ट कॉलम है, सबसे नीचे 3rd नंबर पे, इसीलिए 3rd पोजीशन उसका। इतना काम करने के बाद अभी हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। ये होगा अपना मेन लॉजिक का पार्ट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंट, एक इंटीजर टाइप का काउंट वेरिएबल हम बना लेंगे, और जो भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के वेरिएबल में वैल्यू आ रहा PSMT में ही तो ये तीनों वैल्यू जा रहा है इंसर्ट होके। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्वेरी फायर कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे एग्जीक्यूट अपडेट, ये एक मेथड है, ठीक है। अभी इसको ऐसे ही यहाँ पे बना के छोड़ दो। अब कंडीशन लगा दो कि अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, इसका मतलब डेफिनेटली ये मेथड कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा काउंट को, ठीक है। तो काउंट का वैल्यू अगर मान के चलो 0 से ग्रेटर होता है, ठीक है, 0 से ग्रेटर होता है, इसका मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर आप काली ब्रैकेट नहीं भी ओपन करेंगे तो भी चलेगा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट हम लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम मैसेज पास कर सकते हैं। मैसेज पास क्या कर सकते हैं, काउंट कंकैटिनेशन ऑपरेटर, मतलब 1 रो क्रिएटेड, 1 रो इंसर्टेड, 1 रिकॉर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड। ये मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो क्या प्रिंट होना चाहिए, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, और यहाँ पे सेम वही उसका अल्टरनेट स्टेटमेंट होगा कि रिकॉर्ड इंसर्शन फेल हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्टली डबल कोट्स में लिखेंगे नो रिकॉर्ड इंसर्टेड, कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये अपना कोड रेडी है। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि यूज़र से पूछे कि आप और भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, एकदम डायनेमिक JDBC कनेक्शन बता रहा हूँ आपको। सब कुछ आप जावा से हैंडल कर सकते हैं, आपको ओरेकल डेटाबेस को टच भी नहीं करना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछेगा, डू यू वांट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप क्या हैं, आप डेवलपर हैं, तो सब चीज़ आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक चॉइस लेंगे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल CH, और उसमें वैल्यू इनपुट कराएंगे रन टाइम में। तो स्ट्रिंग वैल्यू रीड लाइन मेथड पहले भी कर चुके हम, और यहाँ पे कंडीशन एक सेट कर देंगे इफ़ का। एक एक चीज़ आपको समझ में आता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हम एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे CH.EQU इक्वल्स इग्नोर मेथड होता है, ठीक है, इग्नोर केस, ये मेथड यूज़ करेंगे। इक्वल्स इग्नोर केस मेथड हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे डबल कोट्स में वैल्यू पास कर देंगे। नो भी कर सकते हैं आप, यस भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे यस, तो इग्नोर केस में अगर आप कैपिटल में भी यस लिखेंगे, स्मॉल में भी लिखेंगे, कैमल केस लेटर में भी लिखेंगे, यस लिखेंगे मतलब वो यस ही समझेगा उसको, इसीलिए इक्वल इग्नोर केस हम यूज़ किए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा देंगे, ठीक है। और एक्सेप्शन को हम हैंडल कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे कैच ब्लॉक में लिख देंगे system.out.print, और डबल कोट्स में अपना मैसेज रख देते हैं। मैसेज कुछ नहीं, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को ही प्रिंट कर देते हैं, ताकि एक्सेप्शन अगर आए तो उसका मेन रीज़न क्या है हमें वो भी पता चल जाए, ठीक है। तो अपना कोड रेडी है। यहाँ पे सिंपल एक बात बता दूँ, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के जगह पे आप स्टेटमेंट इंटरफेस भी यूज़ कर सकते हैं, यस यू कैन यूज़, लेकिन इसको यूज़ करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इसीलिए हम यूज़ किए हैं। प्रोग्राम को सेव करते हैं। अभी डेटाबेस में दिखाते हैं EMP टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, देखो नो रोज सिलेक्टेड, इसका मतलब खाली है। अब प्रोग्राम को करने जा रहे रन। तो यहाँ पे हमें नेम इज़ ऑलरेडी यूज्ड बाय एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, अच्छा ये कहना चाहता है कि ये जो नेम है ये पहले से ही डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहा है EMP। हमको तो लगता है ये कोड रन कर गया है, हमको करना क्या है, इस कोड को रन करना है, ठीक है, इंसर्ट वाला। तो क्यों यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या हुआ ना, ये वाला कोड रन कर गया था, पहला वाला, लेकिन हमको सेकंड वाला इंसर्शन वाला कोड रन करना है, तभी देखो ये रन कर गया। एम्प्लॉय ID बोल रहा है 10 डाल देते हैं, एम्प्लॉय का नेम डाल देते हैं अखिलेश, एम्प्लॉय का सैलरी डाल देते हैं
ये है अपना सैलरी, ठीक है। क्या डाल दें, ये मेरा सैलरी है। तो यहाँ पे बोल रहा 1 रो इंसर्टेड, 1 रो इंसर्टेड, उसके बाद बोल रहा डू यू वांट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अगर हम बोल दे यस, तो फिर से क्या बोलेगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करिए। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर रिकॉर्ड अभी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कोड अपना अभी एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। यस करने के बाद ये प्रोग्राम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना यस लिख दिया है। जैसे यस होगा ब्रेक हो जा रहा वहीं पे, यहाँ पे अपने को नो लिखना है, ठीक है। तो अभी एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं, ये देखो अभी हमने यही रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है। अब नो हमने कर दिया है और ये एक लाइन में मैसेज आ रहा, मतलब कितना ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमने ये क्या लिख दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एलन यूज़ करके सबको न्यू लाइन में कर देंगे प्रिंट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्रोग्राम को फिर से रन कर रहे, अभी और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है हमें। एम्प्लॉय आईडी इनपुट कर देते हैं 20, एम्प्लॉय का नेम रख देते हैं अंकुश, उसके बाद एम्प्लॉय का सैलरी रख देते हैं, ठीक है, 13405। तो अभी बोल रहा 1 रिकॉर्ड इंसर्टेड, तो यहाँ पे दिखा देते हैं सबसे पहले इंसर्ट हुआ कि नहीं। देखो यहाँ पे अंकुश का रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है और बोल रहा है कि क्या अभी आप और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम बोल रहे हैं हाँ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम अभी क्यों किया हम चेक करते हैं। यस करने के बाद भी यहाँ पे हमारा प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका 2 रीज़न है। सबसे पहले तो ये जो नो वैल्यू हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं इक्वल इग्नोर केस मेथड को, इसको यस नो का ऑप्शन रिसीव ही नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे हमें यस नो का ऑप्शन भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जहाँ से ये रिसीव कर सके कि हाँ इस तरह का वैल्यू रहेगा तो हमको इग्नोर करके ब्रेक करना है, अगर यस रहेगा तो आगे बढ़ाना है। और सेकेंड रीज़न है कि यहाँ पे सेमी कोलन हमने पुट करके रखा है, कंडीशन में कभी सेमी कोलन होता ही नहीं है। तो ये 2 छोटा सा मिस्टेक हमने किया, इसकी वजह से हमारा प्रोग्राम आगे नहीं जा रहा। अब अगर इसको रन करें हम, 4th एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर हम इंसर्ट करें, आईडी 40 दे दे, उसका नेम दे दे अल्ताफ़, ठीक है, एम्प्लॉय का नेम अल्ताफ़ और उसका सैलरी दे दे हम यहाँ पे 23,000। तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है अल्ताफ़ का, आप डेटाबेस में देख सकते हैं, ये देखो। और अभी बोल रहा डू यू वांट टू इंसर्ट मोर रिकॉर्ड। तो अभी अगर हम बोलेंगे यस, तो फिर से क्या बोलेगा, एम्प्लॉय आईडी। इसका मतलब अगर आप नो बोलेंगे तो रिकॉर्ड इंसर्ट आगे नहीं होगा, यस बोलेंगे तो इंसर्ट होगा। तो अभी अगर हम 5th एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इंसर्ट कर दे आपको दिखाने के लिए, आकिब, उसके बाद उसका सैलरी दे देते हैं ये, ठीक है। अब ये आकिब का रिकॉर्ड भी डेटाबेस में देखो इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे। अब पूछ रहा कि आप और रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अभी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ नो। तो देखो प्रोग्राम यहीं पे बंद हो गया। जैसे ही हमने नो दबाया, तो नो हम किसी भी फॉर्म में दबाएं, इक्वल इग्नोर केस उसको, उसके केस को इग्नोर करके उसको नो ही कंसीडर करेगा, ठीक है, और ब्रेक हो गया वहीं पे। तो सबसे पहली बात सिंपल है समझना, लूप का कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक जब तक यूज़र चाहता है। इस वाले चीज़ का यूज़ किए हैं आईडी इंसर्ट करने के लिए, नेम के लिए ये, और सैलरी के लिए ये वैल्यू, और इन तीनों कॉलम का पोजीशन डिफाइन कर रहा है डेटाबेस में ये स्टेटमेंट। उसके बाद अगर काउंट का वैल्यू एग्जीक्यूट अपडेट मेथड ने बोला कि 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंसर्ट हो रहा है, अगर नहीं है तो रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ है, रिकॉर्ड इंसर्शन फेल। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि आप रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे, अगर आप चाह रहे तो यहाँ पे उसका भी हमने एक कंडीशन दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटाबेस के टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ जावा एप्लीकेशन। अब चलिए हम अपने अगले स्टेप की ओर मूव करते हैं। स्टेप नंबर 4, अब मुझे जानना है कि मेरे टेबल में कितना रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया है। मुझे सेलेक्ट करके क्या करना है, उसको देखना है। तो कैसे देखेंगे, उसके लिए हम रिजल्ट सेट इंटरफेस यूज़ करेंगे। इसके पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेरी होता है डेटाबेस का जिसके थ्रू हम रिकॉर्ड को सेलेक्ट करके देखते हैं, वो वाला यहाँ पे पास कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो भी डेटाबेस में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है हम अपने जावा एप्लीकेशन के थ्रू देख सकते हैं। बिना डेटाबेस में इंसर्ट किए हुए हम जावा के थ्रू रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि डेटाबेस में क्या क्या डेटा पड़ा हुआ है। तो ये एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड के थ्रू ही हम क्वेरी पास करेंगे जिससे डेटा शो होगा। तो चलिए प्रैक्टिकल देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया जावा फाइल क्रिएट कर लेते हैं रिकॉर्ड को फेच करने के लिए।
तो JDBC प्रोजेक्ट के अंदर SRC फोल्डर में हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे। ठीक है, क्लास सेलेक्ट करने के बाद तो क्लास का नेम हम रखते हैं JDBC_select। ठीक है, ये हमारे क्लास का नेम है और ये मेन मेथड को हम टिक कर देंगे और फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे लिए एक नया क्लास बन के आ गया है। तो यहाँ पे कुछ कोडिंग कॉमन होता है, तो जितना पार्ट कॉमन है उतना हम यहाँ से कॉपी कर ले रहे और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे। ठीक है, अब रिकॉर्ड फेच करने के लिए हम रिजल्ट सेट इंटरफेस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे रिजल्ट सेट RS नाम का हम बना लेते हैं इक्वल SMT डॉट, एक मेथड होता है स्टेटमेंट इंटरफेस के पास जिसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, इसी मेथड से हम क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे। डेटाबेस में जो भी रिकॉर्ड सेलेक्ट करने वाला क्वेरी होता है यहाँ पे लिख देंगे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। इसी क्वेरी से हम सारा रिकॉर्ड अपने जावा एप्लीकेशन में देख पाएंगे। तो रिजल्ट सेट का पैकेज इंपोर्ट नहीं किए तो पैकेज इंपोर्ट कर लेते, यहाँ पे एरर हट गया। अब हम क्या करेंगे, एक लूप यूज़ करेंगे क्योंकि बहुत सारा रिकॉर्ड है हमारे टेबल में, डेटाबेस के टेबल में। तो लूप का कंडीशन यहाँ पे सिंपल सा रहेगा, एक रिकॉर्ड आने के बाद दूसरे में हमें जाना है, इसीलिए हम लिखेंगे RS.next। रिजल्ट सेट के थ्रू हम रिकॉर्ड, एक एक रिकॉर्ड आएगा जैसे जैसे वैसे वैसे नेक्स्ट मेथड दूसरे रिकॉर्ड में हमें भेजेगा एक प्रिंट होने के बाद। तो यहाँ पे हम देखो किस टाइप का रिकॉर्ड है, एक है नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू और तीसरा है डबल टाइप का वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, नंबर के लिए यहाँ पे EID एक वेरिएबल ले लेते हैं। ये क्या करेगा, नंबर फेच करके हमें देगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गेट इंट RS.get int। जब हम वैल्यू लेंगे तो हम लिखेंगे गेट इंट। तो ये वैल्यू 1 पोजीशन पे है। ठीक है, पहला कॉलम है टेबल का। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग एम्प्लॉय का नेम। तो यहाँ पे RS.get string और इसका पोजीशन रखेंगे 2। इसी तरह एक और वैल्यू है हमारे पास डबल टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डबल और सैलरी। तो ESAL वेरिएबल बना रहे, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, RS.get डबल और इसका पोजीशन 3। ठीक है, जैसा हमने इंसर्ट करते समय जिस पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट किया था, यहाँ पे देखो सेट इंट, सेट स्ट्रिंग, सेट डबल मेथड की मदद से, उसी तरह से अब वैल्यू को हम फेच करने के लिए गेट इंट, गेट स्ट्रिंग, गेट डबल में सेम पोजीशन के थ्रू फेच भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें उसी ऑर्डर में वैल्यू निकालनी भी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे system.out. जावा एप्लीकेशन में वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे system.out.println और एक मैसेज के साथ वैल्यू प्रिंट करेंगे हम लिखेंगे एम्प्लॉई ID, उसके बाद स्पेस होना चाहिए बीच में, फिर हम EID को प्रिंट करेंगे क्योंकि EID में ही एम्प्लॉई का ID आएगा, वेरिएबल में ही। इसी तरह और 2 वैल्यू है, तो क्या करेंगे, एम्प्लॉई का नेम सेकंड नंबर पे आना चाहिए, तो एम्प्लॉई नेम और यहाँ पे नेम वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। फिर एम्प्लॉई सैलरी, यहाँ पे ESAL वेरिएबल को हम यूज़ करेंगे। हमारा कोड रेडी है, इतना ही लंबा कोड है। अब हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक यहाँ पे बना देंगे अगर कुछ एक्सेप्शन होता है, ताकि हमें यहाँ पे पता चले और उस एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे बहुत ही आसानी से। ठीक है, कोड हमारा रेडी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इस कोड को रन करेंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइन नंबर 26 के लिए हमें एक्सेप्शन बोल रहा है। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक का जो काली ब्रैकेट है वो नहीं क्लोज हुआ है। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है, अगर करेंगे तो इसी तरह से एरर, और एरर आता है तो कितना ख़राब लगता है। तो यहाँ पे देखो सब रिकॉर्ड प्रिंट हुआ, लेकिन एक लाइन में प्रिंट हुआ, हमें पता ही नहीं चल रहा। तो हम क्या करेंगे, println यूज़ करेंगे, println न्यू लाइन के लिए। अभी कोड को रन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे देखिए आउटपुट हमारा आ चुका है और हमें समझ में भी आएगा। डेटाबेस में आप देखो ये हो गया फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऊपर का 3, उसके बाद ये सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, यहाँ पे भी देखो सेकंड एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, उसका सैलरी भी है। अगर आप चाहते हैं कि हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड का बाद स्पेस भी आए
तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको यहाँ पे एक लाइन का कोड एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। आप यहाँ पे ना डबल कोट्स में /n प्रिंट कर दो न्यू लाइन के लिए, ठीक है। तो अभी हर एक एम्प्लॉय का जब रिकॉर्ड आएगा तो वैल्यू स्पेस में मिलेगा आपको, तो इससे आप पता लगा सकते हैं। ये देखो, अभी आपको दिक्कत नहीं होगा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड पहचाने। पहला एम्प्लॉय, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और 5 रिकॉर्ड ही है हमारे डेटाबेस के टेबल में। तो इस तरीके से आप जावा एप्लीकेशन के थ्रू ओरेकल डेटाबेस से टेबल से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, अगर मान लो हमें कुछ रिकॉर्ड को अपडेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे उस काम को। हमें स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करना है, और स्टेटमेंट इंटरफेस के पास एक मेथड होता है एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। इस मेथड में डेटाबेस का जो भी अपडेट वाला क्वेरी है हम डबल कोट्स में पास करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा टेबल का रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं हम जावा एप्लीकेशन के थ्रू। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इस काम को हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे प्रैक्टिकली कि डेटाबेस में पड़े इन रिकॉर्ड्स को अपडेट कैसे करते हैं। मान के चलिए कि मुझे अंकुश का सैलरी अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे इस काम को हम। उसके लिए सबसे पहले हम अपने एसआरसी फोल्डर में राइट क्लिक न्यू में जाके एक नया क्लास फाइल बनाएंगे, जावा फाइल। तो यहाँ पे फाइल का नाम होगा JDBC_update, ठीक है। आप भी बिल्कुल मेरे तरह ही करना, ताकि बहुत ही आसानी से कर पाओ। हम जितना बेसिक से आपको बता रहे ना, उतना बेसिक से आपको कहीं नहीं मिलेगा वीडियो, ठीक है। इसलिए इसको लाइक करना ज़रूर। तो यहाँ पे कैसे काम करेंगे हम इंसर्ट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ का सारा कोड ना कॉपी पेस्ट कर देंगे सबसे पहले, बिना देखे, क्योंकि अपडेट और इंसर्ट ना लगभग सेम ही है। तो कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। अभी कुछ कुछ जगह पे आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब जाके आप अपडेट कर पाएंगे, क्योंकि अपडेट एक अलग चीज़ है, इंसर्ट अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो मेन मेथड में हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल बनाएंगे। सबसे पहले एक स्ट्रिंग नाम का वैल्यू वेरिएबल बना रहे, ठीक है। एक इंटीजर टाइप का हम एम्प्लॉय आईडी वेरिएबल बना रहे, और एक डबल टाइप का हम क्या बना लेते हैं, एम्प्लॉय सैलरी वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। ये 3 वेरिएबल हमने सबसे पहले बनाया। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को हटा के यहाँ पे हम स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो स्टेटमेंट इंटरफेस का जो मेथड होता है क्रिएट स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हटा के यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट स्टेटमेंट, .create स्टेटमेंट, ये वाला मेथड। इतना चेंजेस करने के बाद स्टेटमेंट का पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हो चुका है। इतना काम करने के बाद आपको आना है, बफर रीडर हमारा रहेगा क्योंकि वैल्यू रीड करेंगे। इस लूप को सबसे पहले हटा दो, लूप का कोई काम नहीं है अपडेट के टाइम पे, ठीक है। तो एंटर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, ये लाइन रहेगा। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी भी हम क्या कर रहे, इनपुट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो भी यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी इनपुट करेंगे उसको हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास स्ट्रिंग वेरिएबल पहले से ही है वैल्यू नाम का, ठीक है। तो इसी में हम क्या करेंगे, ये जो भी वैल्यू यहाँ से हम इनपुट लेंगे उसको स्टोर करेंगे सबसे पहले वैल्यू में, फिर उसको हम यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारा EID जो कि इंटीजर वेरिएबल है उसमें आएगा वैल्यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कन्वर्ट करके integer.parseInt, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू को पास कर देंगे। तो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमें एम्प्लॉय का सैलरी भी करना है। तो इस लाइन को यहाँ से हम 3 लाइन को कॉपी करेंगे और ये एम्प्लॉय का सैलरी के जगह पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एम्प्लॉय का सैलरी, एंटर एम्प्लॉय न्यू सैलरी लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सैलरी को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू स्ट्रिंग वैल्यू आ रहा उसको हमको किस में करना है, ESAL वेरिएबल में स्टोर करके रखना है। तो उसके लिए एक मेथड होता है, डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्स डबल और वैल्यू। तो इतना काम कर लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने कंडीशन के लिए जाना है। अभी आपको यहाँ पे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है, ठीक है। कंडीशन के लिए आप जाएंगे, लेकिन इस वेरिएबल का यूज़ हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हम अपडेट वाला क्वेरी फायर करेंगे, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं, तो उसके वेरिएबल से काम करेंगे। और यहाँ पे एग्जीक्यूट अपडेट मेथड जो हमारा है उसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देंगे,
बस क्वेरी फायर करेंगे हम यहाँ पे डबल कोट्स में। तो यहाँ पे हम क्वेरी क्या फायर करेंगे, अपडेट करने का क्वेरी होता है ओरेकल डेटाबेस का अपडेट, टेबल का नेम EMP, उसके बाद हम लिखेंगे सेट, उसके बाद कॉलम का नेम क्या है आपके टेबल में, कॉलम का नेम है हमें सैलरी अपडेट करना है, ESAL नाम है। तो यहाँ पे कॉलम का एग्जैक्ट A to Z आपको वही नेम प्रोवाइड करना है। तो मैं कहाँ पे था, अपडेट वाले में ही हम यहाँ पे थे, ठीक है, यहाँ पे। तो कॉलम का नेम ESAL है हमारे, उसके बाद इक्वल टू, अब यहाँ पे हम वेरिएबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, वेरिएबल का नेम हमने क्या रखा है, वेरिएबल का नेम ESAL, मतलब जो भी नया सैलरी इस वेरिएबल में आएगा यूज़र से हम इनपुट लेके देंगे वही जाके डेटाबेस में अपडेट हो जाए। फिर प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर, फिर यहाँ पे हमारा डबल कोट स्टार्ट होगा, इसका मतलब हम SQL की क्वेरी फायर करने वाले। SQL का क्वेरी आपको डबल कोट्स में ही रखना है क्योंकि जावा को नहीं पता कि ये क्या है। तो ENO इसके थ्रू हम क्या करेंगे, सैलरी अपडेट करेंगे इस कॉलम के थ्रू। तो ENO नाम है कॉलम का, तो हमने ENO लिखा। इक्वल टू लिखने के बाद फिर हम प्लस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यहाँ पे EID कॉलम, जिसका EID मान लो 10 है 20 है, उसका सैलरी अपडेट हो जाना चाहिए इस तरीके से। तो काउंट का वैल्यू अगर ग्रेटर हुआ तो 1 रो अपडेटेड, इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाना चाहिए 1 रोज अपडेटेड, ठीक है। नहीं तो आपके सामने मैसेज आना चाहिए कि नो रोज फाउंड या फिर नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे लिख देते हैं। और ये वाला जो लाइन है इसको आप हटा सकते हैं, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, इसको पूरी तरह से यहाँ से हटाया जा सकता है। एक काली ब्रैकेट यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा कोड बिल्कुल रेडी हो चुका है। अपडेट कैसे करते हैं, ये सब पैकेज हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे, तो क्या करते हैं, अनयूज्ड पैकेज को हटा देते हैं। प्रोग्राम को अगर हम सेव करें इस अपडेट वाले प्रोग्राम को और रन करें तो यहाँ पे देखो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। सबसे पहले डेटाबेस में चलते हैं। मान के चलो कि अंकुश का सैलरी अभी है 13,450, मुझे इसको 20,000 करना है, ठीक है। 20,000 इसका सैलरी होना चाहिए। तो अंकुश का एम्प्लॉई ID क्या है, 20 है, यहाँ पे देखो 20। तो सबसे पहले एम्प्लॉई ID 20, फिर बोल रहा है अंकुश का नया सैलरी क्या होना चाहिए, नया सैलरी होना चाहिए 20,000। तो यहाँ पे 1 रो अपडेटेड मैसेज आ चुका है, इसका मतलब अंकुश का सैलरी अपडेट हो चुका है। रिकॉर्ड देखो यहाँ पे हमने अपडेट कर दिया। तो इस तरीके से आप जावा एप्लीकेशन के थ्रू ओरेकल डेटाबेस में जाके उसके रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम अपने अगले स्टेज की तरफ मूव करते हैं। स्टेप नंबर 6, डेटाबेस के रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। डिलीट वाला काम हम सबसे लास्ट में आपको इसलिए करके बता रहे हैं क्योंकि अब हम सारा रिकॉर्ड डिलीट करके आपको दिखाएंगे। तो डिलीट करने के लिए भी हम स्टेटमेंट इंटरफेस ही यूज़ करेंगे और इसका मेथड एग्जीक्यूट अपडेट मेथड ही हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे डिलीट वाला क्वेरी पास करेंगे डबल कोट्स में। जावा में आप डेटाबेस का जो भी क्वेरी पास करेंगे वो डबल कोट्स में पास करेंगे क्योंकि जावा को नहीं पता है कि ये डेटाबेस का क्वेरी क्या है, ठीक है। इसीलिए हम डबल कोट्स में क्वेरी को लिखते हैं ताकि जावा उसको एक स्ट्रिंग लिटरल की तरह ट्रीट करे। तो यहाँ पे हम जो भी डिलीशन का क्वेरी है, रिकॉर्ड डिलीशन का, वो पास करेंगे तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट होगा डेटाबेस से। तो चलिए इस काम को प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नया क्लास फाइल बना लेते हैं जावा का, क्योंकि रिकॉर्ड को हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे JDBC_delete, ठीक है, मेन मेथड चाहिए होगा। सेपरेट फाइल में बनाने से बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। आपके सामने सारा चीज़ रहेगा, हर एक चीज़ रहेगा। जैसे इंसर्ट वाले में जाके अभी हम ये सारा कोड फिर से क्या करने वाले हैं, कॉपी ही करने वाले हैं। कॉपी करेंगे, डिलीट वाले में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी चीज़ यहाँ पे सेम रहेगा उतने चीज़ को कंसिडर करेंगे, बाकी को हटा देंगे। जैसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट नहीं रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेथड भी चेंज होगा अपना। तो कॉन डॉट हमें लिखना पड़ेगा, मेथड का नेम यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट। ये मेथड हम स्टेटमेंट इंटरफेस का यूज़ करेंगे। इसका पैकेज इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट, java.sql पैकेज में है। और ये अनयूज्ड पैकेज जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला है, इसको बाद में हम रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हम वाइल लूप यही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा।
अभी आपको यहाँ पे मैसेज देना है एंटर डिलीशन रिकॉर्ड, ठीक है, या फिर एंटर डिलीशन एम्प्लॉय आईडी। जिस भी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हैं उसका एम्प्लॉय आईडी आप यहाँ पे एंटर करो। तो वैल्यू एंटर है, कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। उसके बाद ये हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, ये सारा चीज़ हमें नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको रिमूव कर देंगे। सिंपल सा हम काउंट वाले चीज़ पे आएंगे। यहाँ पे SMT हमारा वेरिएबल का नेम है, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो अगर काउंट को वैल्यू कौन रिटर्न करेगा, यहाँ पे काउंट को वैल्यू रिटर्न करेगा एग्जीक्यूट अपडेट मेथड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेरी फायर करेंगे डेटाबेस में रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए, डिलीट फ्रॉम टेबल का नेम EMP। उसके बाद वेयर हम रिकॉर्ड को डिलीट कर रहे हैं ENO कॉलम यूज़ करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर ENO, ठीक है, ENO इक्वल टू, उसके बाद कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। अभी जावा अपना वेरिएबल यूज़ करेगा, तो जो भी वेरिएबल का वैल्यू हम प्रोवाइड करेंगे वही रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट होगा, इसके अलावा और कुछ भी डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे ये क्वेरी फायर करने के बाद अगर डेटाबेस में ये वाला कंडीशन भी सही है, आप चाहें तो इसके जगह पे एक और कंडीशन भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वल 1 मतलब ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, एक से ज़्यादा ही रिकॉर्ड रहेगा टेबल में, या फिर इक्वल 1 एटलीस्ट अगर एक रिकॉर्ड भी होता है टेबल में तो वो क्या होगा, डिलीट होगा। तो यहाँ पे मैसेज आ जाना चाहिए 1 रिकॉर्ड डिलीटेड, ठीक है, या फिर 1 रोज डिलीटेड, जैसा डेटाबेस हमें बोलता है वैसा मैसेज यहाँ पे लगा देंगे। एल्स में बोलेगा नहीं, रिकॉर्ड डिलीशन फेल हो गया, नो रिकॉर्ड डिलीटेड। अगर कुछ भी एरर आता है तो एल्स में आएगा, बोलेगा रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ। अगर टेबल में एक भी डेटा नहीं रहेगा तब बोलेगा नो रिकॉर्ड डिलीटेड, क्योंकि जब रिकॉर्ड नहीं रहेगा तब तो कुछ डिलीट होगा नहीं। उसके बाद यहाँ पे ये वाला चीज़ हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। तो एक डिलीट करने के बाद हम चाहते हैं कि डेटाबेस हमसे पूछे कि और भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम बोलेंगे हाँ करना है, नहीं करना है हमारा मर्जी। तो ये अनयूज्ड पैकेज को हटा देते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं हम अपने, और सबसे पहले डेटाबेस में चलते हैं। हम बोल रहे हैं कि ये जो अनीस का रिकॉर्ड है ना, ये डिलीट करना है मेरे को। तो कैसे करेंगे, प्रोग्राम को करते हैं रन। तो एंटर डिलीशन एम्प्लॉय आईडी, अनीस का एम्प्लॉय आईडी क्या है, 30 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 30 लिख देंगे। तो 1 रो डिलीटेड, 1 रो डिलीटेड इट मीन्स अनीस का रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है। आप देखो टेबल में अभी नहीं है, पहले था अब नहीं है। और यहाँ पे अभी हमसे बोला जा रहा और भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, हम बोल रहे हैं हाँ करना है। तो फिर से बोल रहा कि एम्प्लॉय आईडी बताइए किसका रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हैं। तो अभी हम क्या बोलते हैं, अखिलेश का रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो अखिलेश का एम्प्लॉय आईडी क्या है, अखिलेश का एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे 10, तो 10। तो अखिलेश का रिकॉर्ड भी डेटाबेस से डिलीट हो चुका है, यहाँ पे देखो डिलीट हो चुका है। अब और भी रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो यहाँ पे हम बोल देंगे नो। जैसे ही हम नो बोले प्रोग्राम हमारा वहीं पे स्टॉप हो गया। क्यों, जैसे ही हम यहाँ पे नो वैल्यू इंसर्ट किए, हमने यहाँ पे 2 चॉइस दिया था, यस और नो का, तो हमने नो यहाँ पे आउटपुट में डाला और ये भी नो है। तो इक्वल इग्नोर केस बोलता है कि सिर्फ नो से मतलब है, कैपिटल में लिखा हो स्मॉल में लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं। तो ये नो और ये वाला नो दोनों ट्रू हो गया, एक ही वैल्यू है, ब्रेक हो गया प्रोग्राम वहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस से रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसानी से बताया कि कैसे ओरेकल डेटाबेस को जावा से कनेक्ट कर सकते हैं। ना सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं बल्कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, सारा ऑपरेशंस हमने परफॉर्म करके आपको दिखाया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।